लिट्टे अपने समय का सबसे घातक उग्रवादी समूह, जिसके हमले करने के तरीकों ने दुनिया की सबसे बेहतर जासूसी संस्था कहे जाने वाली संस्था मोसाद को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके हमलों का निशाना आम नागरिक ही नहीं, सेना के जवान, भारी सुरक्षा में रहने वाले वरिष्ठ सेना अधिकारी, सैनिक विमान, नेवी के जहाज, जेट प्लस सिक्योरिटी में रहने वाले मंत्री और प्रधानमंत्री तक बने, वो भी एक नहीं दो देशों के। लिट्टे ने जो घातक आक्रमण किए, दुनिया की चुनिंदा जासूसी संस्था और सेना को छोड़कर आज तक कोई भी उस जगह नहीं पहुंच पाया। एक ऐसा समूह जिसने पहली बार आत्मघाती बेल्ट का आविष्कार करके सुसाइड अटैक किए और पहली बार ही आत्मघाती हमलों में महिलाओं का उपयोग किया। इस संगठन में 7,000 से 15,000 सशस्त्र लड़ाके थे, जिन्होंने 1980 के दशक में अपने अंत तक लगभग 200 आत्मघाती हमले किए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यही है वो संगठन जिसके हमला करने के तरीकों का दुनिया भर के लगभग सभी क्रूर उग्रवादी समूहों ने अनुसरण किया था। आज भले ही लिट्टे का अस्तित्व लगभग मिट चुका है, लेकिन ISIS, लश्कर, जैश, तालिबान, नक्सलवादी, हर आतंकवादी समूहों के आतंक फैलाने के तरीकों में आज भी इसकी दहशत जिंदा है, जिनका आविष्कार कभी लिट्टे नहीं किया था। कैसे जन्मा था ये समूह और कैसे अंत हुआ इसका? लिट्टे के वो कारनामे जिसने श्रीलंका के इतिहास के कई दशक जलाकर राख कर दिए थे, जो आज भी भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बीच बीते कल की यादों के साथ खड़ा है। लिट्टे का जन्म भले ही 1976 में हुआ, लेकिन इसके जन्म के कारण का जन्म श्रीलंका की आजादी से पहले 1930 में ही हो गया था। श्रीलंका का पूर्वी प्रांत सीली और तमिलों के बीच एक अत्यधिक विवादित क्षेत्र था। 1930 के दशक में बहुसंख्यक सिंहलियों के दबाव में सरकार ने पूर्वी प्रांत में सीली लोगों को बसाना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य उन प्राचीन सीली बस्तियों को बहाल करना था जिन्हें वो तमिलों के हाथों खो चुके थे। इसके बाद भी जैसे जैसे सीली सरकार ने तमिलों से उनके अधिकार छीनने के निर्णय लिए, वैसे वैसे ही दोनों समुदायों के बीच स्थिति खराब ही होती रही और यहीं से लिट्टे का जन्म हुआ। लिट्टे की स्थापना 1976 में वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन ने की थी, जिसे पहले उन्होंने 1972 में तमिल न्यू टाइगर के नाम से बनाया था। यही लिट्टे आगे चलकर दुनिया के सबसे परिष्कृत और व्यवस्थित के साथ साथ सबसे घातक विद्रोही समूहों में से एक बन गया। दुनिया भर में यह संगठन सुर्खियों का पहला कारण तब बना था जब 1983 में इसके तमिल गुरिल्लाओं ने 13 सैनिकों की हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रीलंकाई सेना और सीली आबादी के जवाबी हमलों और दंगों के बाद श्रीलंका में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसे श्रीलंका के इतिहास में ब्लैक जुलाई का नाम दिया गया था। ब्लैक जुलाई से तमिलों के प्रति जन्मी सहानुभूति के बाद तो इस समूह की ताकत इतनी बढ़ी कि 1985 तक इस समूह ने श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। ताकत बढ़ी तो बर्बरता और क्रूरता में भी लिट्टे श्रीलंकाई सेना को पूरी टक्कर देने लगे। 1983 के दौरान श्रीलंका का त्रिकोमाली क्षेत्र सीली भीड़ और सुरक्षा बलों के हाथों तमिल विरोधी हिंसा का केंद्रीय स्थल बन गया। 1985 के नरसंहारों के दौरान श्रीलंकाई सेना ने सीली दंगइयों की मदद से त्रिकोमाली जिले में तमिल गांवों का व्यापक विनाश और तमिल नागरिकों का संहार किया था, जिसमें त्रिकोमाली शहर तो लगभग नष्ट ही हो गया था। ब्लैक जुलाई के बाद तमिल विद्रोहियों की ताकत बढ़ी, फिर तो ये तमिल विद्रोही और सीली सेना के बीच युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें कभी उग्रवादियों द्वारा सीली लोगों का तो कभी सेना और होमगार्ड द्वारा तमिलों का संहार करने की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जो कि 1986 तक जारी रही। वर्ष 1987 से तो लिट्टे और भी ज्यादा बड़े हमले करने लगा। 17 अप्रैल को लिट्टे की एक इकाई ने अलुथुया में त्रिकोमाली से दक्षिण की ओर जा रहे सीली लोगों की एक बस को रोका। फिर उस बस में सवार लोग कभी भी जीवित अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। यही तरीका तो भारत में खालिस्तानी और कश्मीरी उग्रवादियों ने भी अपनी दहशत फैलाने के लिए अपनाया था। इसके एक सप्ताह बाद कंटाले के पास जयंतीपुरा गांव पर हमला किया गया, जिसमें 15 से अधिक सीली मारे गए। 2 जून को लिट्टे की एक इकाई ने अनंत लावा में एक बड़ा हमला किया। इसी साल का सितंबर महीना
श्रीलंका के इतिहास के अनचाहे खूनी संघर्ष के रूप में दर्ज हुआ। सितंबर 1987 के अंत में शांति प्रिय तमिल समूह के नेता थिलीपन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद त्रिकोमाली के अनुराधापुरा जंक्शन पर तमिल सत्याग्रह के एक समूह और सीली समूह के बीच हाथापाई हो गई। यही हाथापाई बाद में कई लोगों की जान जाने का कारण बनी, जिसमें सीली और तमिल दोनों ही अपराधी भी थे तो दोनों ही पीड़ित भी थे। 24 सितंबर को भीतपुरा में कई सीली बैलगाड़ियों में चले तो थे, लेकिन अगली सुबह गाड़ियां उनके बिना ही पहुंची। इसके बाद तो पूरा सितंबर ही त्रिकोमाली जलता रहा। दंगाई सीली हो या तमिल विद्रोही, दोनों ही विरोधी समूह के लोगों को जिंदा जलाकर अपना गुस्सा दिखाते। इनमें कई मारे गए तो हजारों बेघर हो गए। अक्टूबर भी कुछ अलग नहीं रहा। तभी भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में आगमन हो गया, जिसका स्वागत ना तो सीलियों ने किया ना ही तमिलों ने। 1000 से ज्यादा हताहतों के साथ भारतीय शांति सेना भी राजनीति से हार कर लौट गई। उसके जाने के बाद सीली और तमिल दोनों ने ही भारतीय शांति सेना पर कई आरोप लगाए। यही से श्रीलंका के लोगों में भी भारत के प्रति उस नफरत और राजनीति का जन्म हो गया, जिसका अस्तित्व आज भी श्रीलंका की राजनीति में जिंदा है। भारतीय शांति सेना लौट गई, लेकिन अस्तित्व बचाने की लड़ाई को जीतकर लिट्टे बहुत ज्यादा घातक और बर्बाद हो गया। अब वो सीधे सेना और पुलिस को ही निशाना बनाने लगा। कभी इसने सेना के जवानों को ले जा रहे वाहन पर गोलाबारी की, तो कभी बट्टी क्लोवा पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे घातक हमला तो तब हुआ जब लिट्टे ने 889 अधिकारियों का अपहरण कर लिया। इनमें से कुछ भागने में कामयाब हुए तो अधिकतर मार डाले गए। ये लिट्टे का आखिरी हमला नहीं था, ये तो बस उसके वर्चस्व की शुरुआत थी। अगली घटना में फिर 324 पुलिस अधिकारी को लिट्टे ने तिरुकोविल जंगलों में जाकर गोली मार दी थी। इसके बाद तो लिट्टे के ऐसे बड़े हमले आम हो गए। कभी सेना तो कभी देश के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरों में रहने वाले नेताओं को लिट्टे ने अपना शिकार बनाया। अगस्त 1992 में जाफना में एक लैंड माइन विस्फोट में सेना के 10 वरिष्ठ सैन्य कमांडर को अपना शिकार बनाया, तो मई 1993 में लिट्टे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासा की हत्या कर दी, जबकि ये वही राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय शांति सेना से लड़ने के लिए लिट्टे को हथियार दिए थे, ताकि भारतीय शांति सेना हार कर श्रीलंका से वापस जाए। इसके बाद भी लिट्टे ने अत्यधिक सुरक्षा में रहने वाले मंत्रियों को बार बार अपना निशाना बनाया। 4 जुलाई 1996 को लिट्टे ने जाफना में आवास निर्माण और सार्वजनिक उपयोगिता मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा, जुलाई 1999 श्रीलंका के संसद सदस्य नीलन थिरुचेल्लम, जून 2000 में श्रीलंका के उद्योग मंत्री सीवी गुणावत्रे, अगस्त 2005 में विदेश मंत्री लक्ष्मण कादिर गमत, 2008 में विपक्षी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के सांसद टी महेश्वरन के साथ साथ श्रीलंका के राष्ट्र निर्माण मंत्री डी.एम. दसनायके और राजमार्ग मंत्री जयराज फर्नांडोपुल की हत्या कर दी थी। इसके अलावा लिट्टे ने तो श्रीलंका के एक और राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा को भी अपना निशाना बनाया था, लेकिन उन्हें डॉक्टर्स ने बचा लिया था। सेना और शासन के बड़े अधिकारियों नेताओं के साथ आम जनता को भी बड़े पैमाने पर निशाना बनाने में इसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जनवरी 1996 में लिट्टे ने कोलंबो के केंद्रीय बैंक पर आत्मघाती बम हमला किया, जिसमें 100 लोग मारे गए। जुलाई 2001 में लिट्टे ने कोलंबो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला करके देश के आधे से ज्यादा वाणिज्यिक विमान नष्ट कर दिए। इसके अलावा श्रीलंका के मुल्लातिवु सैन्य अड्डे पर कब्जे की लड़ाई तो श्रीलंकाई सेना के इतिहास में उस समय तक की सबसे बुरी सैन्य हार थी। इस लड़ाई में न केवल श्रीलंकाई सेना को लिट्टे के हाथों मुल्लातिवु शहर और मुल्लातिवु जिले के अधिकांश हिस्से का नियंत्रण खोना पड़ गया, बल्कि इसमें लगभग 1500 श्रीलंकाई सैनिक मारे गए या लापता हो गए। एक समय के बाद तो श्रीलंका के 1/4 हिस्सों पर लिट्टे का कानून चलने लगा था, जिसकी अपनी नौसेना और वायुसेना थी। दुनिया भर से लिट्टे को सहयोग मिल रहा था, ना तो उसके पास हथियारों की कोई कमी थी ना पैसों की। भारत में भी एक बड़ा तमिल समुदाय और तमिलनाडु ही नहीं बल्कि सरकार में भी लिट्टे से सहानुभूति रखने वालों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि रॉ से भी उसे खूब सहयोग मिल रहा था। लेकिन अपने समय का सबसे ताकतवर विद्रोही समूह
आज लगभग सिर्फ इतिहास की किताबों में ही बचा है, तो उसके 5 सबसे बड़े कारण रहे हैं। इसकी पहली गलती तो लिट्टे ने सालों पहले ही कर दी थी, जिससे उसने भारत में अपने सहयोगियों और सहानुभूति रखने वालों में से एक बड़े वर्ग को खो दिया था। भले ही भारत सरकार में लिट्टे से सहानुभूति रखने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी सरकार को आभास हुआ कि लिट्टे के तमिल ईलम में सिर्फ श्रीलंका के तमिल हिस्से को ही नहीं बल्कि भारत के तमिल हिस्से को भी उसका भाग बनाना है, जिसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने श्रीलंका में लिट्टे से लड़ने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेज दिया था। भारतीय शांति सेना तो भारत लौट गई, लेकिन जब लिट्टे चीफ प्रभाकरण को राजीव गांधी के फिर से सत्ता में लौटने के साथ भारतीय शांति सेना के भी श्रीलंका लौटने का एहसास होने लगा, तो उसने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। इसी के साथ लिट्टे ने श्रीलंका से बाहर, खास तौर पर भारत में, अपना बहुत बड़ा समर्थक वर्ग खो दिया। दूसरा कारण बना अमेरिका में हुआ 9/11 का हमला। अभी तक अमेरिका स्वयं आतंकवाद को अपनी पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता आया था। इस हमले के बाद पहली बार अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक हवा चली, जिसके चलते दुनिया भर में कई देशों और समूहों ने लिट्टे से अपने संबंध तोड़ने शुरू कर दिए। कल तक जो अमेरिकी विद्रोही समूह को हथियार बेचकर विद्रोहियों की मदद कर रहे थे, अब वही संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने वाले श्रीलंकाई बलों को प्रशिक्षित करने में मदद की। इसके अलावा यूरोपीय संघ और कनाडा सहित दुनिया भर के कई देशों ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित करके अपने यहाँ चल रहे लिट्टे के ऑफिस को बंद करवा दिया, जिससे लिट्टे के फंड्स एकदम रुक गए। 2006 के मध्य अमेरिका में लिट्टे के खिलाफ 2 बड़े छापे और गिरफ्तारी आई, जब कनाडा और ब्रिटेन के तमिल टाइगर्स को हथियार खरीदने की कोशिश करते समय न्यूयॉर्क और बाल्टीमोर में गिरफ्तार कर लिया गया। लिट्टे की हार में तीसरा बड़ा कारण बना इसके अंदर की फूट, जिसे प्रभाकरण रोक न सके। पूर्वी श्रीलंका में लिट्टे के सबसे मजबूत कमांडर कर्नल करुणा 2004 में लिट्टे से अलग हो गए। इस बड़ी फूट के चलते लिट्टे ने अपने कुछ हजार सैनिकों को खो दिया, जिसके कुछ समय बाद ही श्रीलंका की सेना ने बिना एक भी हताहत के लिट्टे को पूर्वी जिलों से खदेड़ दिया था। लिट्टे को चौथा झटका ना किसी सरकार से मिला, ना ही अपनों से। ये तो प्रकृति के हाथों लिट्टे ही नहीं बल्कि भारत सहित कई देशों को झेलना पड़ा था। दिसंबर 2004 में श्रीलंका में आए भूकंप और सुनामी ने श्रीलंका में 30,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी, जिनमें पूर्वी और उत्तरी किनारों पर रहने वाली तमिल आबादी बड़े पैमाने पर शामिल थी। इस प्राकृतिक आपदा के चलते काफी लंबे समय तक इस समुद्री देश में शांति बनी रही। लिट्टे की 5वीं और सबसे बड़ी गलती रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले चुनावों के बहिष्कार का आह्वान करना, जिसने तमिलों को यूनाइटेड नेशनल पार्टी के शांति समर्थक उम्मीदवार रानिल विक्रमसिंघे के पक्ष में मतदान करने से रोक दिया था और तमिलों के घोर विरोधी और बाद में सीलों के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बनकर उभरे। राजपक्षे ने आमदनी का 4% हिस्सा सिर्फ सेना के लिए आरक्षित करके सेना के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया और 2006 के अंत तक लगभग 80,000 अतिरिक्त सैनिकों के साथ इसकी ताकत को बढ़ाया। इसी साल प्रभाकरण ने 2002 के युद्ध विराम को तोड़ते हुए बांधों पर बने हुए स्लुइस गेट खोलकर सीली किसानों की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे सीली किसानों में एक बार फिर लिट्टे के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा था और इस घटना ने भी अब राजपक्षे और सीलियों को लिट्टे पर नए आक्रमण के लिए प्रेरित किया। राजपक्षे ने अब योजनाबद्ध तरीके से लिट्टे को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए। शुरुआत में राजपक्षे ने स्थानीय मीडिया को सेना पर नकारात्मक रिपोर्टिंग करने से रोका। जब नॉर्वे और उसके कई यूरोपीय मित्र देशों ने श्रीलंका की आलोचना का खेल खेला, तो भी राजपक्षे ने बिना किसी दबाव में आए वही किया जो उन्हें सही लगा। 9/11 के बाद राजनीतिक हिंसा के प्रति बढ़ती वैश्विक घृणा, तमिल प्रवासियों से समर्थन का खत्म होना, साथ ही कोलंबो अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ है समझौतों से भी लंबे समय से चल रही लड़ाई को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रही। आतंकवाद से लड़ाई में श्रीलंका को जिस देश से जो भी सहायता मिल सके उससे उन्होंने अपनी लड़ाई मजबूत की। अमेरिका की दी हुई खुफिया जानकारी से श्रीलंकाई नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले कम से कम 11 जहाजों और कई ऐसी नावों को डुबो दिया जो लिट्टे के लिए हथियार और गोला बारूद और अन्य आपूर्ति लेकर जा रहे थे।
भारत ने भी श्रीलंका को लिट्टे से लड़ने के लिए अपने उपग्रहों से मिली तस्वीरें साझा की, जिससे घने जंगल वाले उत्तर में लिट्टे की स्थिति का श्रीलंका की सेना को पता चल सका। साथ ही उन्हें चीन और पाकिस्तान ने भी भारी मात्रा में हथियार दिए। हर प्रकार से तैयार होकर श्रीलंकाई सेना ने अब तमिल आबादी वाले इलाकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सिर्फ आक्रमण ही नहीं, वही बर्बर आक्रमण जो अब तक लिट्टे की भी पहचान बन चुकी थी। भले ही ज्यादा नुकसान बीच में पिस रही तमिल आबादी को उठाना पड़ा, लेकिन तमिल विद्रोहियों को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका की सेना ने भी बार बार अपनी रणनीति बदलकर लिट्टे को कई बार चुकाया। श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे बलों के साथ निर्णायक मुठभेड़ों की तलाश बंद कर दी। इसकी बजाय छोटी छोटी गुप्त सैन्य इकाइयों ने लिट्टे इकाइयों पर अचानक आक्रमण करके उन्हें चौंका दिया, जिससे अब तक आश्वस्त लिट्टे रैंकों में भ्रम और दहशत फैल गई। अतीत में ये लिट्टे ही थी जो बड़ी सेना इकाइयों के खिलाफ त्वरित हमले करते और सेना की बेहतर मारक क्षमता का इस्तेमाल होने से पहले ही वापस लौट जाने के लिए जाना जाता था। 2007 के बाद से श्रीलंकाई सेना भी लिट्टे इकाइयों के खिलाफ इसी तरह से घात लगाकर घातक हमले करने लगी। कर्नल करुणा के विद्रोह के चलते लिट्टे पूर्वी मोर्चे पर बहुत कमजोर पड़ गया था, जिसके कारण श्रीलंकाई सेना के एक भी सदस्य को खोए बिना उन्होंने पूर्वी प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान लिट्टे ने भी कुछ बड़े हमले किए, जैसे कि 2008 में अनुराधापुरा में, लेकिन पहले की तरह सरकार ने लिट्टे से समझौते या युद्ध विराम करने की कोई कोशिश नहीं की। इसकी बजाय सरकार तमिल क्षेत्रों पर ज्यादा हमले करने लगी। राजपक्षे की इस नीति ने देश में उनकी सरकार को मजबूत करने में मदद दी। उन्होंने अपने गठबंधन में कई अलग अलग दलों को जोड़ा और अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत आरामदायक संसदीय बहुमत हासिल किया, जबकि प्रभाकरण की व्यक्तिगत तानाशाही और कुछ लोगों के अलावा किसी और को अपने करीब आने की अनुमति देने से लिट्टे कमांडरों का मनोबल इतना गिर गया था कि कुछ ने तो सरकार के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया। लिट्टे ने जाफना और वन्नी में अपने कई मजबूत गढ़ खो दिए, जिसके बाद प्रभाकरण को किलिनोची में अपने पुराने ठिकाने पर लौटना पड़ गया। एक समय आया जब श्रीलंका सेना के भीषण हमलों के चलते लिट्टे के पास सिर्फ 3000 कैडर ही बचा और 2009 में प्रभाकरण की मौत के साथ वो भी खत्म हो गया। साथ ही पूरे श्रीलंका पर छाए हुए दशकों लंबे आतंकवाद के काले बादल भी छा गए। लेकिन ये लड़ाई जो राजपक्षे को चीन और पाकिस्तान के नजदीक ले गई थी, उसका खामियाजा श्रीलंका ही नहीं, भारत भी आज तक उठा रहा है। ये उन्हीं दिनों की नजदीकियों का असर था कि बाद में श्रीलंका ने चीन को हम्बनटोटा में बंदरगाह बनाने का ठेका देने के नाम पर इतना कर्ज दे दिया कि बाद में श्रीलंका सरकार को वही हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की सरकार को 99 साल पहले लीज पर देना पड़ गया। आज की कहानी यहीं तक। यदि आपको ये कड़ी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगली कड़ी में ऐसी एक और कहानी लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक अलविदा।